अगर हम बोलें ना भाई हाँ उस कंट्री के लोगों का ह्यूमन डेवलपमेंट हो रखा है, तो यानी कि वहाँ के उस कंट्री के लोग जो है ना अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। उस कंट्री के अंदर जो लोगों की लाइफ है ना वो उसको एंजॉय कर रहे हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ जी रहे हैं। तो ह्यूमन डेवलपमेंट का ये पहला एस्पेक्ट है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ होना चाहिए। क्या इंडिया के जो लोग हैं सिटीजन्स हैं, क्या उनकी लाइफ में चेंज आया? नहीं। आज भी चलोगे रोड पर आपको फुटपाथ पे लोग सोते हुए दिख जाएंगे, है ना। एक घर के अंदर बेसिक फैसिलिटीज़ आपको लोगों के अंदर देखने को नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर हम डेवलपमेंट नहीं बोलेंगे। तो पहले इकोनॉमी से जज करा जाता था किसी कंट्री का डेवलपमेंट। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 12th ज्योग्राफी के चैप्टर 3 की, जिसका नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट। और ये वीडियो टोटल इन सेशन के अकॉर्डिंग रहने वाली है 2025 एंड 26। और आपको इसके पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, जिसका नाम है क्लास 12th ESP न्यू ग्रुप। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, यूजर नेम आपके सामने, आपके कुछ भी पर्सनल क्वेरी तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो पहले हम बात करते हैं इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, क्योंकि भाई चैप्टर पढ़ने जा रहे हो उसका कंटेंट ही नहीं पता होगा तो ये समझ कैसे आएगा, है ना। तो टॉपिक कौन कौन से पढ़ने हैं, एनसीईआरटी साथ में लेके बैठो, सब कुछ समझ आ जाएगा। तो पहला टॉपिक अपना रहने वाला है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, कि भाई ग्रोथ क्या होती है, डेवलपमेंट क्या होता है। ये हम सुनते तो हैं लेकिन हमें पता नहीं होता, तो उसके बारे में हम बात कर रहे होंगे। देन हम बात करेंगे द 4 पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। भाई ह्यूमन डेवलपमेंट के 4 पिलर्स कौन कौन से हैं। जैसे कि हम इंसान है, ठीक है, ह्यूमंस है, हम 2 पैरों पर खड़े हैं ना, 2 पैर चले जाएंगे तो हम गिर जाएंगे, समझ रहे हो ना। तो ऐसे जब डेवलपमेंट की बात आती है तो ऐसे कौन कौन से 4 पिलर्स हैं जिस पर जो हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट है वो खड़ा हुआ है, समझ रहे हो। देन बात करेंगे हम अप्रोचेस टू ह्यूमन डेवलपमेंट, कि भाई ह्यूमन डेवलपमेंट की कौन कौन सी अप्रोच है, इसकी बात हम कर रहे होंगे। देन हम बात करेंगे मेजरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट, कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो मेजर कैसे करा जाता है, इसकी बात हम कर रहे होंगे। देन हम बात करेंगे इंटरनेशनल कंपैरिजंस, कि भाई जो कंट्री किसी कंट्री से ज़्यादा डेवलप्ड है, उसकी रैंकिंग फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, वो ऐसा क्या कर रहे हैं जो बाकी कंट्रीज नहीं कर रही हैं। जिनका डेवलपमेंट लो है, जिनका हाई है, उनमें क्या डिफरेंसेस हैं बेसिकली, तो वो इंटरनेशनल कंपैरिजंस में हम जान रहे होंगे। तो ये 4-5 टॉपिक हैं आपके जो आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं, तो आपको ध्यान से देखना है। तो बात करते हैं फर्स्ट टॉपिक की, जो कि हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो भाई ग्रोथ और डेवलपमेंट, ग्रोथ पहले भी सुन रखा है, डेवलपमेंट का मतलब पहले भी सुन रखा है, ठीक है। तो क्या आपको डेवलपमेंट का मतलब पता है या ग्रोथ का मतलब पता है। देखो भाई, अगर मैं बात करता हूँ ना ग्रोथ की, जैसे कि आप बचपन से बड़े हुए हैं तो आपकी कुछ हाइट भी बड़ी है ना, तो ग्रोथ है बेसिकली। लेकिन डेवलपमेंट में कब बोलूंगा, जब आपके अंदर जो आपकी एज के हिसाब से क्या ही है, आपके अंदर समझदारी आई है, ठीक है, क्वालिटेटिव रूप से अगर आपके अंदर कुछ चेंजेस आए हैं, इंप्रूवमेंट आई है, आप मेच्योर ज़्यादा हो गए अपनी एज के हिसाब से, तो बोलूँगा डेवलपमेंट हुआ है। लेकिन आप बड़े हो गए हैं लेकिन आपके अंदर उतनी समझ नहीं आई, आपकी एज के हिसाब से उतनी मेच्योरिटी लेवल नहीं आया, तो मैं डेवलपमेंट उसको नहीं बोलूँगा। ऐसे बहुत जगह आप देख सकते हो। अब ऐसे एक जगह ले लो जहाँ पर क्या है, बिल्कुल बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है, वहाँ पर लोग तो बढ़ते जा रहे हैं लेकिन वहाँ की बेसिक फैसिलिटीज़ बिल्कुल जीरो है, ठीक है, बड़ी नहीं रही है, अच्छी हो ही नहीं रही है, इंप्रूवमेंट हमें देखने को ही नहीं मिल रही है। तो क्या वहाँ पर डेवलपमेंट बोलूँगा, नहीं बोलूँगा, सिर्फ ग्रोथ ही बोलूँगा, क्योंकि वहाँ पर लोगों की संख्या बढ़ रही है। समझ आ रहा है तुम्हें। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट का मतलब तुम्हें ध्यान रखना है। तो यहाँ पर तुमने एक चीज़ देखा होगा, चाहे मैं ग्रोथ की बात कर लूँ चाहे मैं डेवलपमेंट की बात कर लूँ, लेकिन दोनों में कुछ ना कुछ समय लग रहा है, क्योंकि चेंजेस तो हो रहे हैं ना। ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात करेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ टाइम तो लगेगा ही, तो ध्यान आपको रखना है, ठीक है भाई। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रेफर टू चेंजेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि भाई चाहे डेवलपमेंट की बात कर लो चाहे आप ग्रोथ की बात कर लो, यहाँ पर चेंज की बात तो होएगी, ठीक है। बस चेंज किस रूप का होगा, मतलब चेंज किस फॉर्म में बेसिकली आपका होगा, एक तो क्वालिटेटिव होगा, ठीक है, एक तो क्वालिटेटिव होगा, एक आपका भाई नंबर्स में होगा, ठीक है, नंबर्स में होगा। तो इन्हीं नंबर्स वाले को हम ग्रोथ बोल देंगे, ठीक है, इसी को हम ग्रोथ बोल देंगे और इसी को हम डेवलपमेंट बोल देंगे, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। समझ आ रहा है ग्रोथ और डेवलपमेंट का मतलब क्या है। दोनों में भाई चाहे ग्रोथ की बात कर लो चाहे डेवलपमेंट की बात कर लो, चेंज तो हो रहा है, उसमें कुछ समय लग रहा है, ठीक है, समझ रहे हो ना। और यही चेंज अगर नंबर्स में है तो हम क्या बोलेंगे भाई, वो बेसिकली ग्रोथ है। लेकिन वही इस नंबर के साथ आपके अंदर क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट भी आ रही है, कुछ क्वालिटी भी इंप्रूव हो रही है, तो उसको हम डेवलपमेंट बोल देंगे। समझ आया, ठीक है, आगे चले। देखो, अगर मैं बात करता हूँ ग्रोथ की, तो पहले हम ना ग्रोथ के बारे में जान रहे, देन डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। तो ग्रोथ जब मैं बात करता हूँ तो ग्रोथ बेसिकली कैसे होती है, क्वांटिटेटिव होती है, नॉट क्वालिटेटिव। ध्यान रखना है, वर्ड्स को ध्यान से सुनो, क्या होती है क्वांटिटेटिव, यानी इन नंबर्स। ग्रोथ को मेजर करते हैं नंबर्स में, ठीक है,
और ये वैल्यू न्यूट्रल होती है। क्या होती है भाई? वैल्यू न्यूट्रल होती है, मतलब कि जब ग्रोथ हो रही होती है हम ये नहीं बोल रहे भाई ग्रोथ सही हो रही है गलत हो रही है, ठीक है, एथिकल है या अनएथिकल है, ऐसा कभी नहीं हम बोलते हैं। वो हम डेवलपमेंट के मामले में बोलते हैं कि भाई इसका विकास, इसका डेवलपमेंट सही नहीं हो रहा है, ऐसे बोलते हैं। ये अच्छा डेवलपमेंट ये कर रहा है, अच्छा विकास ये कर गया है, तो ऐसे हम बोलते हैं, ये ग्रोथ में बोलते हैं, ठीक है। तो ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव एंड वैल्यू न्यूट्रल, ठीक है भाई, कि ग्रोथ की कोई वैल्यू नहीं होती है, ग्रोथ की कोई वैल्यू नहीं होती है, ध्यान आपको रखना है, समझ आ गया। वैल्यू होते हैं डेवलपमेंट के, ध्यान रख लेना है आपको, ठीक है। और आपका जो डेवलपमेंट, सॉरी, जो ग्रोथ है आपका, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, समझ रहे हो। तो आपका जो ग्रोथ है बेसिकली पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अभी आपको समझ आ जाएगा भाई पॉजिटिव नेगेटिव कैसे होगा, ठीक है। बुक में एक एग्जाम्पल दे रखा है, आपको वहां से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखो भाई, तो अगर मैं पॉजिटिव की बोल रहा हूँ नेगेटिव की बोल रहा हूँ, तो इसका मतलब ये हो गया भाई जो चेंज है वो मे बी आइदर पॉजिटिव, ठीक है, और पॉजिटिव का मतलब क्या है? शोइंग इंक्रीज, समझ रहे हो। और नेगेटिव कब होगा? इंडिकेटिंग अ डिक्रीज, मतलब कोई भी पर्टिकुलर चीज है अगर उसमें कुछ चीज बढ़ रही है तो हम बोलेंगे भाई पॉजिटिव ग्रोथ हुई है, यानी कि कुछ इंक्रीमेंट हुआ, इंक्रीज हमें देखने को मिलता है। भाई मैं बात करूं नेगेटिव की, यानी उसमें जो चीज पहले से थी उसमें नेगेटिव, मतलब कि कुछ डिक्रीज हो गया है, तो उसको हम नेगेटिव ग्रोथ बोल देंगे, समझ रहे हो, ध्यान आपको रखना है। तो यहाँ पर देखो ग्रोथ तुम्हें समझ आ गया, वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, ध्यान रखना है। तो डेवलपमेंट की बात मैं करूंगा यहाँ पर, तो डेवलपमेंट का मतलब क्या है? बेसिकली क्वालिटेटिव चेंज, क्या चेंज हो रहा है लेकिन क्वालिटेटिव चेंज होना चाहिए, ठीक है, कुछ क्वालिटी इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो कि भाई आ, ठीक है, एक मान लो ये एक एरिया है, एक प्लेस है, ठीक है, यहाँ पर क्या ना, यहाँ पर जैसे कि मान लो वाटर जैसी बेसिक फैसिलिटीज के लिए पहले यहाँ पर मान लो एक नल लगा हुआ था, क्या लगा था? एक ही नल लगा हुआ था, और लोग यहाँ पर मान लो कि 20 रह रहे हैं, तो उनको काफी परेशानी होती थी, ठीक है, परेशानी होती थी। लेकिन अब यहाँ पर क्या हो गया, एक नल और लग गया है, तो भाई आधे लोग यहाँ भी चले जाएंगे, तो अब लोगों को परेशानी कम हो रही है। तो देखो यहाँ पर चेंज तो हमें देखने को मिला है, यहाँ पर हमें चेंज तो देखने को मिला है, लेकिन ये कैसा चेंज है? यहाँ पर ये क्वालिटेटिव चेंज है, समझ रहे हो ना, ध्यान आपको रखना है। तो एक एग्जाम्पल था, ये सब समझ सकते हो कि भाई क्वालिटेटिव चेंज का मतलब क्या होता है। अब बेसिकली यहाँ पर हम डेवलपमेंट का मतलब जान रहे हैं, यहाँ पर ह्यूमन के कंटेक्स्ट में बात समझ लो चाहे आप किसी और चीज़ के कंटेक्स्ट में बात समझ लो, लेकिन आपको समझना है, ठीक है भाई। तो डेवलपमेंट मीन्स क्वालिटेटिव चेंज विच इज ऑलवेज वैल्यू पॉजिटिव, ध्यान रखना है। तो वो आपका ग्रोथ आपकी वैल्यू न्यूट्रल है, लेकिन आपकी मैं बात करूँ भाई डेवलपमेंट की, तो ये क्या है? वैल्यू पॉजिटिव है, समझ आ रहा है। यानी कि जब हम डेवलपमेंट की बात करेंगे, तो जब हम डेवलपमेंट की बात हम कर रहे होंगे, जब हम डेवलपमेंट की बात कर रहे होंगे, तो यहाँ पर हम उसकी वैल्यू की बात भी हम कर रहे होंगे, ठीक है, हम उसकी वैल्यू की बात भी हम कर रहे होंगे। ध्यान रखना कि भाई वो जो डेवलपमेंट हुआ है वो सही हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है, वो एथिकल है या अनएथिकल है, तो ऐसी बात हम जरूर कर रहे होंगे, ध्यान आपको रखना है, समझ आ गया। तो वैल्यू पॉजिटिव होता है, ठीक है, डेवलपमेंट की वैल्यू होती है, बट आपका ग्रोथ जो है वो आपका बेसिकली ध्यान रखना है वो वैल्यू न्यूट्रल होता है, समझ आ रहा है। आगे हम बात करते हैं इसका मतलब। तो भाई दिस मीन्स दैट डेवलपमेंट कैन नॉट टेक प्लेस अनलेस देर इज एन इंक्रीमेंट और एडिशन टू द एग्जिस्टिंग कंडीशन, समझ रहे हो ना, कि भाई जो एग्जिस्टिंग कंडीशंस है ऑलरेडी उसमें हमें क्या चाहिए? ग्रोथ चाहिए, क्या चाहिए भाई? इंक्रीमेंट चाहिए या एडिशन चाहिए टू द एग्जिस्टिंग कंडीशन। भाई मैंने पहले ही तो बताया तुम्हें, एक जगह थी वहां पर लोगों को पानी भरने में दिक्कत हो रही थी, भाई एक नल था, ठीक है भाई, तो पहले से एग्जिस्टिंग कंडीशन है ना, तो यहाँ पर हमने एक और पानी का मतलब कुछ भी नल वगैरह लगा दी जहां से लोगों को पानी इजीली मिल जाए। तो यहाँ पर क्या हो गया? इसी एग्जिस्टिंग कंडीशन में हमने क्या कर दिया? ऐड ऑन कर दिया, यही तो मैंने बताया था। तो ऐड ऑन करने के बाद क्या हो गया? यहाँ पर हमें देखने को मिला भाई एग्जिस्टिंग कंडीशन में चेंज देखने को मिला, इसी को हम क्या बोलते हैं भाई? इसी को हम डेवलपमेंट बोलते हैं। तो ध्यान रखना, यानी कि क्वालिटेटिव चेंज आना चाहिए, ध्यान आपको रखना है, चेंज होना चाहिए लेकिन क्वालिटेटिव, इससे लोगों की मदद हो रही हो, ठीक है, ध्यान रखना है, समझ आ गया। अब ऐसी जगह मान लो भाई यहाँ पर पहले से ही एक वाटर का एक नल है बस, ठीक है, एक ही टैप है, लेकिन अब हो क्या रहा है? अब हो क्या रहा है, मान लो यहाँ पर 20 लोग रह रहे थे, 10 और आकर रहने लग गए, 30 लोग हो गए, लेकिन यहाँ पर ग्रोथ हुई है, इस जगह की सिर्फ ग्रोथ हुई है, डेवलपमेंट नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो वाटर जैसी फैसिलिटीज है वो अच्छी है ही नहीं, ना कि उसमें चेंज हो रहे हैं, सिर्फ नंबर्स लोगों के बढ़ रहे हैं, नहीं ग्रोथ यहाँ पर हो रही, डेवलपमेंट यहाँ पर नहीं हो रहा है। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट का मतलब तुमको समझ आया होगा भाई, आई होप, ठीक है, नहीं समझ आएगा फिर से वीडियो देख लो और आगे देखो। और डेवलपमेंट ओकर्स व्हेन पॉजिटिव ग्रोथ टेक्स प्लेस,
समझ रहे हो क्या? पॉजिटिव ग्रोथ टेक्स प्लेस, येट पॉजिटिव ग्रोथ डज नॉट ऑलवेज लीड टू डेवलपमेंट। यानी आपकी पॉजिटिव ग्रोथ हो भी रही है नहीं तो इसका मतलब ये नहीं कि डेवलपमेंट हो रहा है। डेवलपमेंट कब होगा? जब पॉजिटिव चेंज होगा क्वालिटी के अंदर, ठीक है, पॉजिटिव चेंज इन क्वालिटी। समझ आ गया तुम्हें क्या मैं कहना चाह रहा हूँ? भाई देखो, अब पॉजिटिव ग्रोथ का मतलब वही मैं बता रहा हूँ। फिर एक जगह ले लो, ये तुम्हारी बुक का एग्जाम्पल है, ठीक है। यहाँ पर एक घर था, एक घर और था, पहले से इतने घर थे, ठीक है। और अब यहाँ भी एक्स्ट्रा घर बन गए, ठीक है, यहाँ भी एक्स्ट्रा घर बन गए ना भाई, घर बन गए यहाँ पर लोगों के रहने के लिए। यानी लोगों के नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन यहाँ की यहाँ पर देखो ग्रोथ कैसी है? पॉजिटिव है। यहाँ पर देखो भाई लोग बढ़ रहे हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ पीपल्स जो रह रहे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, तो यहाँ पर ग्रोथ तो पॉजिटिव है। यहाँ पर ग्रोथ तो पॉजिटिव है। अगर मान लो यहाँ पर 10 लोग रह रहे थे, अब यहाँ से 5 लोग निकल गए, यहाँ से 5 लोग निकल लिए यहाँ से, ठीक है, इस जगह से, तो यहाँ की ग्रोथ नेगेटिव हो जाती है। लेकिन यहाँ पर भाई 10 लोग रह रहे, 10 और आके रहने लग गए, तो यहाँ पर जो लोगों की संख्या वो तो बढ़ गई, नंबर ऑफ पीपल तो बढ़ गए। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिलेंगे। क्या पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिली? क्या हमेशा पॉजिटिव ग्रोथ डेवलपमेंट हो सकता है? क्या हमेशा पॉजिटिव ग्रोथ डेवलपमेंट हो सकता है? नहीं हो सकता। लेकिन पॉजिटिव ग्रोथ हमेशा डेवलपमेंट नहीं हो सकता। तो डेवलपमेंट क्या होगा? व्हेन पॉजिटिव चेंज इन क्वालिटी, जब हमें क्या देखने को मिलेगा? क्वालिटी में चेंज देखने को मिलेगा, वो भी कैसा? पॉजिटिव देखने को मिलेगा। समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ध्यान रखना है। अब एग्जाम्पल है तुम्हारी बुक के अंदर, वैसे मैंने वही बताया है तुमको। अब देखो, if the population of a city grown from 1 lakh to 2 lakhs over a period of time। देखो यहाँ पर चेंज तो हमें देखने को मिल रहा है ना, वो भी टाइम तो लग रहा है। तो मैंने पहले जो बताया था, ग्रोथ हो चाहे डेवलपमेंट की बात कर लो, दोनों ही टाइम के चेंज की बात तो करते हैं। तो यहाँ पर देख लो भाई, यहाँ पर 1 लाख से 2 लाख हुआ तो कुछ टाइम तो लगा है ना लोगों को, मतलब की पॉपुलेशन बढ़ने में। वही चीज मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बता दी थी, है ना। तो इफ द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी ग्रोज फ्रॉम 1 lakh to 2 lakh over a period of time, we say that, या we say city has grown। जो सिटी है वो ग्रो कर गई है। वो सिटी क्या कर गई है भाई? ग्रो कर गई है ना। क्या हम डेवलपमेंट बोल देंगे? नहीं बोलेंगे। अभी सिटी ने ग्रो करा है, यानी इसका साइज बड़ा है सिटी का, बस। हाउएवर, आगे ध्यान से समझना, ठीक है। इफ अ फैसिलिटीज लाइक हाउसिंग, जैसे घर बना दिए, ठीक है भाई, प्रोविजन ऑफ आपका बेसिक सर्विस एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स रिमेन द सेम। समझ रहे हो क्या बोला मैंने यहाँ पर? जैसे कि आपकी फैसिलिटीज है भाई, हाउसिंग, प्रोविजन ऑफ बेसिक सर्विस एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स जो रिमेन सेम, मतलब कि जो हाउसिंग की है, जबकि बेसिक सर्विस है, और जो भी बाकी की इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है वो बिल्कुल सेम रहती है। यहाँ पे लोग 1 लाख से 2 लाख हो गए, लेकिन बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल सेम रहती है। देन दिस ग्रोथ हैज़ नॉट बीन अकम्पनीड बाय डेवलपमेंट। तो इस ग्रोथ को हम डेवलपमेंट नहीं बोलेंगे। लोगों के नंबर्स बढ़ गए, लेकिन जो हाउसिंग की जो बेसिक फैसिलिटीज होती है, बेसिक नीड्स होते हैं, वो पहले जैसे ही रही, तो हम उसको क्या, उस ग्रोथ को डेवलपमेंट का नाम नहीं दे देंगे। समझ आ गया तुम्हें? तो ध्यान तुम्हें रखना है। समझ आ गया? बस ठीक है, यही बताना था तुम्हें, ग्रोथ और डेवलपमेंट का मतलब। अब आगे चलते हैं। अब होता क्या था ना भाई, पहले देखो, पहले यानी कि कुछ सालों पहले, 10 20 30 सालों पहले आप मान लो, ठीक है, तो जो डेवलपमेंट था ना उसको कैसे माना जाता था? जो कंट्री भाई इकोनॉमी के मामले में सबसे ज़्यादा है, यानी जिसकी इकोनॉमी ज़्यादा अच्छी है, जिसकी जीडीपी ज़्यादा अच्छी है, समझ रहे हो, इकोनॉमी जिसकी ज़्यादा अच्छी है, उसको क्या डेवलपमेंट उस कंट्री का ज़्यादा मान लिया जाता था। लेकिन किसी देश की इकोनॉमी ज़्यादा अच्छी है तो ये जरूरी नहीं कि वहाँ के जो लोग हैं, पर्टिकुलर वहाँ के जो लोग हैं, उसके सिटीजन्स हैं, उनकी लाइफ में कुछ चेंज आ रहा होगा। आ सकता है, लेकिन जरूरी नहीं चेंज आए। तो इकोनॉमी का डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं है, किस रिलेशन नहीं है? वहाँ के लोगों के जीवन के बदलाव में, उनके लाइफस्टाइल के चेंज में। जैसे इंडिया की बात कर लो, इंडिया की इकोनॉमी भी तो पूरे पूरे वर्ल्ड में आपको देखने को मिल जाएगी ज़्यादा है। कितने देशों को हमने क्रॉस कर रखा है इकोनॉमी के मामले में। क्या इंडिया के जो लोग हैं, सिटीजन्स हैं, क्या उनकी लाइफ में चेंज आया? नहीं। आज भी चलोगे रोड पर, आपको फुटपाथ पे लोग सोते हुए दिख जाएंगे, है ना। एक घर के अंदर बेसिक फैसिलिटीज आपको लोगों के अंदर देखने को नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर हम डेवलपमेंट नहीं बोलेंगे। तो पहले इकोनॉमी से जज करा जाता था किसी कंट्री का डेवलपमेंट, ध्यान रखना है। समझ आ गया? तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं, देखो, For many decades, a country's level of development was measured by only in the terms of its economic growth, कि उस कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी है। समझ आ रहा तुम्हें भाई? इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा, उसका डेवलपमेंट ज़्यादा। बट इससे क्या है ना, लोगों के जीवन में कोई
इंपॉर्टेंट चेंज नहीं आता है, ठीक है। तो बिकर द इकोनॉमी ऑफ कंट्री द मोर डेवलप्ड, ये माना जाता था कि भाई जिसकी इकोनॉमी ज़्यादा बड़ी, जिसकी इकोनॉमी ज़्यादा बड़ी उस कंट्री का डेवलपमेंट क्या है, वो मोर है, मतलब कि वो कंट्री ज़्यादा डेवलप्ड है, समझ रहे हो। लेकिन इसका लोगों की लाइफ में कुछ चेंज नहीं है, नॉट रियली मीन मच चेंज इन द लाइव्स ऑफ मोस्ट पीपल, ठीक है भाई। तो बहुत से लोगों के जीवन में इससे कोई चेंज नहीं आने वाला है। आ भी सकता है, जब जब इकोनॉमी तो बढ़ रही है तो उसमें लोगों के लाइफ को भी चेंज करा जा रहा है, बट हम कंट्री को देखते हैं कि भाई वहाँ पर लोगों के लाइफ में कोई चेंज नहीं आ रहा होता है, ध्यान रखना है। समझ आ गया तुम्हें। तो ये पहले माना जाता था कि भाई अगर कोई सी की इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा है, बिगर इकोनॉमी है, तो वो मोर डेवलप्ड कंट्री है, बट नॉट रियली क्या भाई जात, देखो लोगों के लाइफ में चेंज तो आएगा बट इतना नहीं चेंज नहीं आएगा, नॉट रियली मीन मच चेंज इन द लाइव्स ऑफ पीपल, समझ रहे हो। तुम्हें ध्यान रख लेना है कि पहले किस रूप से मेजर करा जाता था, किस फॉर्म में मेजर करा जाता था डेवलपमेंट को। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट। अभी हमारा पहला ही टॉपिक चल रहा है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, ध्यान रख लेना कि भाई इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स क्या है। मैं बोल रहा हूँ कि भाई ह्यूमन डेवलपमेंट बोल रहा हूँ, तो ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे होगा, ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे होगा, तो ऐसे हम कौन कौन से एस्पेक्ट्स की बात हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली 3 एस्पेक्ट्स की हम बात करने वाले हैं। कौन कौन से, पहला द क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्या द क्वालिटी ऑफ लाइफ पीपल एंजॉय इन अ कंट्री। अगर हम बोलेंगे ना भाई हाँ उस कंट्री के लोगों का ह्यूमन डेवलपमेंट हो रखा है, तो यानी कि वहाँ उस कंट्री के लोग जो है ना अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। उस कंट्री के अंदर जो लोगों की लाइफ है ना वो उसको एंजॉय कर रहे हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ जी रहे हैं। तो ह्यूमन डेवलपमेंट का ये पहला एस्पेक्ट है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ होना चाहिए, समझ रहे हो ना। तब हम बोलेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट है। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ पीपल एंजॉय इन अ कंट्री, समझ आ रहा है। फिर हम बात करेंगे द अपॉर्चुनिटीज दे हैव, यानी जो लोग हैं उस कंट्री के वो उनके पास अपॉर्चुनिटीज है, और उसके बाद फ्रीडम्स दे एंजॉय, ठीक है भाई, जो उनकी फ्रीडम है वो उसका एंजॉय कर पा रहे हैं। तो समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि भाई इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स क्या है डेवलपमेंट के, तुम क्या बताओगे कि भाई जो लाइफ वो एंजॉय कर रहे हैं, जो अपॉर्चुनिटीज उनके पास है, और फ्रीडम जो उनके पास है वो एंजॉय कर रहे हैं। तो 3 क्या होते हैं इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं किसके, डेवलपमेंट के, तुम्हें ध्यान रख लेना है, ठीक है। और जो ये आइडिया है ना ह्यूमन डेवलपमेंट का, क्वालिटी ऑफ लाइफ, अपॉर्चुनिटीज एंड फ्रीडम्स, बेसिकली इसको 80s एंड अर्ली 90s में बेसिकली इनको दिया गया था, ठीक है, मतलब कि पेश किया गया था लोगों के सामने। और बेसिकली जो ह्यूमन डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं, क्या जब हम ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर 2 लोगों का नाम बहुत फेमस हो जाता है, यहाँ पर 2 इकोनॉमिस्ट का नाम जरूर आता है। कौन कौन से, एक होता है भाई महबूब उल हक, ठीक है, और एक है अमर्त्य सेन। दोनों का ही जो कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है ह्यूमन डेवलपमेंट के मामले में, महबूब उल हक और अमर्त्य सेन, ध्यान आपको रखना है। समझ आ गया, दोनों ही इकोनॉमिस्ट हैं, ध्यान रख लेना है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो पहले यहाँ पर हम बात करेंगे यहाँ पर महबूब उल हक की, ठीक है, बेसिकली इन्हीं के बारे में ज़्यादा दे रखा तो इन्हीं की बात करेंगे। तो देखो भाई ये कौन है, महबूब उल हक है। अब यहाँ पर इन्होंने ना ह्यूमन डेवलपमेंट को किससे जोड़ा है, यहाँ पर इन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट को ज्वाइन कर दिया है किससे भाई, चॉइस से। किससे, चॉइस से, ठीक है, चॉइस से जोड़ दिया है। चॉइस मतलब कि भाई आप समझ लो जैसे कि यार आप कुछ करना चाहते हो जिंदगी में, ठीक है, आप वो कर पा रहे हो, आपके पास चॉइस है ना। आप मान लो आपको बचपन से पढ़ने नहीं दिया जाता तो आपकी चॉइस वहीं पर रुक जाती है। आप कभी सोच नहीं सकते कि भाई मुझे टीचर बनना है, या कोई डॉक्टर बनना है, या कोई इंजीनियर बनना है, या कोई अदरवाइज आपको कोई एग्जाम वगैरह देना, आप सोच ही नहीं पाते ना, क्योंकि आपके पास वो क्वालिफिकेशन ही नहीं है, आपने एजुकेशन ली नहीं है। तो वहाँ पर आपकी चॉइस क्या कर देते, वो चॉइस आपकी कम हो जाती है, ठीक है, चॉइस बिल्कुल लिमिटेड हो जाती। लेकिन आप एजुकेटेड हो जाते, आपने सारे अपना पढ़ाई पूरी कर ली, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस खुल गए, चॉइस खुल गए, आप जो भी करना चाहे वो कर सकते हैं, समझ रहे। तो एक एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर महबूब उल हक किसकी बात करते हैं, चॉइस की बात ही करते हैं। किसकी बात करते हैं, चॉइस की बात ही वो करते हैं कि भाई अगर हमें ह्यूमन डेवलपमेंट करना है, ह्यूमन डेवलपमेंट लोगों का चाहिए, तो वहाँ पर हमें लोगों की चॉइस को बढ़ाना होगा, ठीक है, ध्यान रखना है। और वो चॉइस कैसे बढ़ेगी वो आगे बताएंगे, ठीक है भैया। द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय महबूब उल हक, ध्यान रखना है। और डॉक्टर हक हैज डिस्क्राइब्ड ह्यूमन डेवलपमेंट एज डेवलपमेंट एनलार्ज पीपल्स चॉइस, ठीक है, लोगों की जो चॉइस है उसको बढ़ाना है, हमें एनलार्ज करना है, एंड इम्प्रूव्स देयर लाइफ, और लोगों की लाइफ को इम्प्रूव करना है, समझ रहे हो। और पीपल आर सेंट्रल टू ऑल डेवलपमेंट अंडर दिस कंसेप्ट, ध्यान रखना भाई, जितना भी मैं बता रहा हूँ ना कि उनकी चॉइस को एनलार्ज करना है, इसमें सेंटर किसको माना गया, इसमें सेंटर माना गया ह्यूमन को, समझ रहे, इसमें सेंटर किसको माना गया है, ह्यूमन को, ध्यान रखना है आपका भाई। जो
सेंटर आपका माना गया है वो ह्यूमन को माना गया, यानी कि लोगों को माना गया, पीपल को। समझ आ गया? तो पीपल आर सेंट्रल टू ऑल डेवलपमेंट अंडर दिस कंसेप्ट, जो महबूब हक ने दिया है कि हमें उनकी चॉइस को एनलार्ज करना है। समझ आ रहा है? ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। अब जो ये चॉइस है ना, आप बोलोगे यार चॉइस, चॉइस का मतलब तुम्हें समझ आया होगा, लेकिन ये फिक्स नहीं है। ये जो चॉइस है ये फिक्स नहीं है। बेसिकली क्या, ये चेंज होती रहती है। जो चॉइस है बेसिकली सेम तो है नहीं, ये चेंज होती रहती है। वैसा क्यों भाई, चेंज कैसे होती रहती है? आप खुद सोचो। जब आप बच्चे थे, आपकी कुछ चॉइस कुछ और होगी, है ना, लेकिन आप जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं तो आपकी चॉइस कुछ और होगी। तो कहने का मतलब भाई चॉइस जो है चेंज होती रहती है, ये नहीं कि वो चॉइस आपकी फिक्स हो गई है। आपका मन भी 10 बार दिन में बदलता है, तो वो क्या हो रहा है, आपकी जो सोच आप सोच रहे हो बदलता रहता है ना। जैसे जो चॉइस है आपकी वो भी बदलती रहती है टाइम के साथ, ध्यान आपको रखना है। और जो ये बेसिक गोल क्या है, बेसिकली जो डेवलपमेंट हमें क्या बात कर रहा हूँ ह्यूमन डेवलपमेंट की, इसका बेसिक गोल क्या है? तो उसका बेसिक गोल क्या है, जो लोग हैं ना बेसिकली वो मीनिंगफुल लाइफ जी पाएँ, ऐसी कंडीशन लोगों की हमें बेसिकली बनानी है, ठीक है, ताकि जो लोग हैं एक मीनिंगफुल लाइफ अपनी जी पाए। अब तुम सोच रहे होंगे यार ये मीनिंगफुल लाइफ का मतलब क्या होता है? मीनिंगफुल लाइफ का मतलब क्या होता है, तुम्हारे मन में क्वेश्चन आ रहा होगा। तो मीनिंगफुल लाइफ का मतलब ये नहीं है कि भाई जो पर्सन है, जो पीपल है वो लॉन्गर जी रहे हैं, ठीक है, जो लॉन्गर जी रहे हैं, इसका मतलब नहीं है लॉन्गर मतलब कि लंबा जीवन जी रहे हैं, वो तो ठीक है, बट इसको हम मीनिंगफुल लाइफ नहीं कह सकते। आप सोचते हो कि भाई अच्छा ज़्यादा जीवन जी रहा है, अपनी लाइफ को ज़्यादा ईयर्स तक जी रहा है, उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा है, तो हम बोल देंगे कि डेवलपमेंट है। नहीं, मतलब कि मीनिंगफुल लाइफ जी रहा है, नहीं। कब बोलेंगे? वो लंबा जीवन तो जी रहा है, ठीक है, हेल्दी भी होना चाहिए वो, ठीक है, क्या होना चाहिए, हेल्दी भी होना चाहिए। और एक और चीज़ होनी चाहिए कि वो जो सोसाइटी है ना भाई, सोसाइटी अपनी, वो सोसाइटी में क्या कर रहा हो, कंट्रीब्यूशन भी कर रहा हो, ठीक है, सोसाइटी के अंदर क्या कर रहा हो, कंट्रीब्यूशन कर रहा हो, कंट्रीब्यूशन भी आपका कर रहा हो। समझ आ गया? ध्यान आपको रखना है। तो ये बेसिकली क्या है, मीनिंगफुल लाइफ का मतलब होता है, मैंने बता दिया है, ध्यान आपको रखना है। आगे चलो। तो मीनिंगफुल लाइफ इज इट नॉट जस्ट अ लॉन्ग वन, मतलब कि लंबी लाइफ नहीं होना चाहिए। इट मस्ट बी अ लाइफ विद सम पर्पस, यानी कि लाइफ का कुछ पर्पस भी होना चाहिए। और पर्पस बेसिकली क्या, अपनी सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूट हम कर पाए, ठीक है, लाइफ का कुछ पर्पस भी होना चाहिए कि हम जिंदा है ना, हम इस जिंदगी में ये करने आए हैं, समझ रहे हो कि जिंदगी हमें ये करना है, समझ रहे हो ना भाई। तो लंबी लाइफ जीना यानी जस्ट अ लॉन्ग वन, जस्ट अ लॉन्ग लाइफ आपको जीनी है, तो इसको मीनिंगफुल लाइफ नहीं बोलते, कुछ पर्पस आपका लाइफ के अंदर होना चाहिए। आगे चले। दिस मीन्स दैट पीपल मस्ट बी हेल्दी, जो लोग हैं वो हेल्दी रहने चाहिए, टू टू बी एबल टू डेवलप देयर टैलेंट्स, ताकि अपने टैलेंट्स को वो डेवलप कर पाए और सोसाइटी के अंदर वो पार्टिसिपेट कर पाए हैं। एंड बी फ्री टू अचीव देयर गोल्स, और वो भाई गोल्स को अचीव करने के लिए क्या हो, बिल्कुल फ्री हो। समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कि जो लोग हेल्दी हों अपने टैलेंट्स को डेवलप करने में, और वो सोसाइटी के अंदर पार्टिसिपेट कर पाएँ, कुछ भी कंट्रीब्यूशन दे पाएँ, और फ्री हो अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मीनिंगफुल लाइफ बोलेंगे। ध्यान रखना, ठीक है, ध्यान रखना भाई। सोसाइटी का मतलब ये नहीं कि तुम अपने गली मोहल्ले में कुछ कंट्रीब्यूशन करो, सोसाइटी का मतलब है पूरे समाज के अंदर कुछ ऐसा प्रोवाइड कर रहे हो जिससे पूरे समाज को फायदा हो रहा है। समझ आ रहा है तुम्हें? तो ये कैसे आएगा, ह्यूमन डेवलपमेंट से आएगा। जब अपना डेवलपमेंट आप कर पाओगे तो मीनिंगफुल लाइफ आप जी पाओगे। तो ह्यूमन डेवलपमेंट का बेसिक गोल क्या है, एक मीनिंगफुल लाइफ आपको जीना है। समझ आ रहा है? और वो कैसे होगा मैंने बता दिया है। अब अभी तक मान लो आपको मीनिंगफुल लाइफ का मतलब समझ नहीं आया है, मैं मान लेता हूँ नहीं आया है। आपके एनसीईआरटी में एक इमेज दे रखी है, इससे आपको पूरा समझ आ जाएगा कि भाई मीनिंगफुल लाइफ का मतलब क्या होता है। देखो, ये बेसिकली ये प्रिजन में यानी जेल के अंदर एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति है जो कि जेल में बंद है, और एक नर्स है। ये नर्स है, एक डॉक्टर है बेसिकली, ठीक है, क्या है, एक डॉक्टर है। अब देखो यहाँ पर बेसिकली तो ये व्यक्ति है, सॉरी मतलब कि एक जो लेडी है, ये इनसे क्या पूछती है, किससे, इससे पूछती है कि वेयर डू यू सी योर सेल्फ 1 ईयर फ्रॉम नाउ, यानी कि आज से तुम 1 साल बाद अपने आप को कहाँ देखते हो, ठीक है। तो ये इनसे पूछती है, तो ये क्या जवाब देता है, डेड और इन प्रिजन, या तो मैं मर जाऊंगा या तो भाई मैं जेल में पड़ा रहूंगा, और क्या, ध्यान सुनना। और अब इनकी बात आ जाए, अब हम इनकी बात करें तो ये बोलती है कि आई होप टू फाइंड अ चीपर एंड मोर इफेक्टिव क्योर टू ट्रीट कैंसर। ये बोलती है कि भाई आई होप कि मैं अगले 1 साल में कैंसर की एक सस्ती और एक इफेक्टिव सॉल्यूशन मैं ढूंढ पाऊँ। समझ रहे हो ना, एक क्योर ढूंढ पाऊँ। अब मुझे तुम ये खुद बताओ कि लाइफ में पर्पस किसका है, इस व्यक्ति का या इनका?
किसका लाइफ में कुछ पर्पस है, तो मैं कहूँगा भाई इनका है ना, इन डॉक्टर का लाइफ में पर्पस है। ये क्योर ढूंढना चाहती है कैंसर का, जो कि सस्ता हो, इफेक्टिव हो, लेकिन ये कहता है भाई 1 साल बाद क्या मर जाऊंगा मैं तो, या तो जेल में रहूंगा। तो इसका कुछ पर्पस नहीं है। ये बंदा शायद 10 साल तक जी ले, पड़ा रहे जेल में, इसका कुछ, ये लंबी लाइफ तो जी रहा है, लेकिन इसको मीनिंगफुल लाइफ नहीं बोलेंगे। बट जब मैं इनकी बात करूंगा ना, तो ये मीनिंगफुल लाइफ जी रही, क्योंकि इनका एक पर्पस है। इस सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहती है, देश में कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहती है। तो मैं समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो यही तुम्हें ध्यान रखना, यही मीनिंगफुल लाइफ का मतलब होता है। आगे देखिए, अगर हम बेसिकली क्या है भाई, बिल्डिंग पीपल्स कैपेबिलिटीज इन द एरियाज ऑफ हेल्थ, एजुकेशन एंड एक्सेस टू रिसोर्स, समझ रहे हो ना। अगर हम लोगों की कैपेबिलिटीज बढ़ा रहे हैं किसमें, हेल्थ के अंदर, एजुकेशन के अंदर, और रिसोर्स तक उनकी रीच पहुंच जाए, ठीक है। और यहाँ पर रिसोर्स तक पहुंचने का मतलब यहाँ पर है जो भी उनकी नीड्स हैं वो उनको फुलफिल कर पाए, समझ आ गया। तो यहाँ पर बेसिकली रिसोर्स से मतलब है कि इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ मनी वो अच्छे हों, ठीक है, ध्यान रखना है। तो हेल्थ, एजुकेशन एंड एक्सेस टू रिसोर्स में के टर्म्स की मैं बात करता हूँ, तो इन एरियाज के अंदर अगर हम लोगों की कैपेबिलिटीज बढ़ा रहे हैं, तो बेसिकली क्या होगा, ये उनकी जो चॉइसेस हैं वो एनलार्ज करेगा, समझ रहे हो। आप खुद सोचो यार, आप हेल्दी हो, आप एजुकेटेड हो, आपके पास सारे रिसोर्स है, तो आपका मन चलेगा कुछ ना कुछ करने का, आपकी चॉइस बढ़ेगी। आप सोचो यार ये भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ऐसे होगा ना। हाँ तो बस, तो आपकी चॉइस बढ़ रही है ना, तो ध्यान आपको रखना है। तो भाई इन 3 एरियाज में अगर हमें बेसिकली क्या करना है, लोगों की कैपेबिलिटीज बढ़ा देते हैं, तो लोगों की चॉइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट इन अनलार्जिंग देयर चॉइसेस आफ्टर बिल्डिंग, आफ्टर बिल्डिंग पीपल्स कैपेबिलिटीज इन दिस एरियाज, समझ आ गया। आगे चलते हैं, ठीक है। देखो, if people do not have capabilities in these areas, their choices also get limited। सही बता रहा हूँ ना, मैंने इस सोसाइटी में तुम्हें बता दिया था कि अगर भाई लोगों की कैपेबिलिटीज इन 3 एरियाज में नहीं है ना, तो उनकी चॉइसेस लिमिटेड हो जाएगी, समझ रहे हो। चॉइस क्या हो जाएगी, लिमिटेड हो जाएगी। अब तुम खुद सोचो, तुम्हारी बुक में एक एग्जाम्पल दे रखा है कि एक अनएजुकेटेड चाइल्ड है, एन अनएजुकेटेड चाइल्ड कैन नॉट मेक द चॉइस टू बी अ डॉक्टर। वो कभी सोच नहीं सकता, अभी वो एक चॉइस सोच ही नहीं सकता कि मैं डॉक्टर बन जाऊं, क्योंकि वो अनएजुकेटेड है। बिकॉज हर चॉइस हैज गोट लिमिटेड बाय हर लैक ऑफ एजुकेशन, समझ रहे हो ना। हर या हिज लगा लो, जैसे भी है, ठीक है। तो हर बोला तो भाई लड़की की बात करें, तुम्हारी एनसीईआरटी ध्यान रखना। तो क्या अनएजुकेटेड चाइल्ड है, वो कभी डॉक्टर बनने की बात ही नहीं कर सकता, ये कर सकती है, ठीक है भाई, क्योंकि इसकी चॉइस लिमिटेड हो चुकी है जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एजुकेशन। इसने एजुकेशन ली नहीं है, तो इसलिए क्या है, उसकी जो चॉइस है वो लिमिटेड हो जाती है यहाँ पर। समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आगे देखो, सिमिलरली वेरी ऑफन पुअर पीपल कैन नॉट चूज टू टेक मेडिकल ट्रीटमेंट। आपने कई बार देखा होगा, जो गरीब लोग होते हैं ना, वो ऐसे अपना भाई जो बीमारी वगैरह होती है उसको ठीक कर देते हैं, तो लंबा खींचने देते हैं। वो कभी भी प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं ले पाते, क्योंकि वो गरीब होते हैं, क्योंकि इलाज बहुत महंगा होता है, ट्रीटमेंट बहुत महंगा होता है, इसलिए। तो पुअर पीपल कैन नॉट चूज टू टेक मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर डिजीज बिकॉज देयर चॉइसेस इज लिमिटेड बाय देयर लैक ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि उनकी रिसोर्स तक रीच ही नहीं है। रिसोर्स का मतलब है कि वो कितना सामान खरीद पा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, कितना पैसा उनके पास है, समझ रही हो ना। तो री एक्सेस टू रिसोर्स का मतलब यही है, जो कि इनके पास रिसोर्स की कमी है, तो इसलिए वो डिसीज की, जो उनके पास डिसीज है उसका मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं ले सकते, वो महंगा होता है, इसलिए। समझ आ गया। तो यहाँ पर भी देखो, इनकी चॉइस लिमिटेड हो गई, इनकी भी चॉइस लिमिटेड हो गई। तो अगर हमें चॉइस बिल्ड करनी है, लोगों की कैपेबिलिटीज अगर अगर हम इन 3 एरियाज में बढ़ा देते हैं, हेल्थ, एजुकेशन, एक्सेस टू रिसोर्स, तो हम कह देंगे हाँ भाई उनकी जो चॉइस है वो बढ़ रही है, वो जो चाहे वो कर सकते हैं। समझ आ गया, तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक है। अब आगे हम बात करेंगे द 4 पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, कि भाई 4 ऐसे पिलर्स, ठीक है, जैसे हमारे 2 पैर जिस पर हम चल रहे हैं वो हमारे 2 पिलर्स के समान है, ठीक है। तो ऐसे अगर ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो ह्यूमन डेवलपमेंट के कितने, 4 पिलर्स हैं, 4 पिलर्स हैं, तो इसकी हम बात कर रहे होंगे, ठीक है, ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं 4 पिलर्स है कौन कौन से। देखिए भाई, पहले हम बात करें तो पहला पिलर्स जो आपका इक्विटी, देन हम बात करेंगे किसकी, सस्टेनेबिलिटी, थर्ड आपका है प्रोडक्टिविटी, एंड फोर्थ है आपका एम्पावरमेंट। तो ये 4 पिलर्स बेसिकली कौन से हैं आपके, ये आपके ह्यूमन डेवलपमेंट के 4 पिलर्स हैं, ध्यान आपको रखना है, ठीक है। समझ आ गया, तो ध्यान रख लेना। तो इन्हीं चारों की बात हम करने वाले हैं। तो पहले हम बात करेंगे इक्विटी की, किसकी,
इक्विटी की। तो इक्विटी का मतलब आप ये समझ सकते हो इक्वल से, ठीक है। इक्विटी का मतलब आप इक्वल से समझ सकते हो, या इक्वालिटी आप कह सकते हो, ठीक है भाई। इक्वालिटी आप अपनी सेकंड ऑफ 11th क्लास में पढ़ के इक्वालिटी के बारे में, ठीक है, अपने पॉलिटिकल साइंस से पढ़ा था। तो इक्वालिटी का मतलब क्या है भाई, जहां पर सबको इक्वली ट्रीट करा जाए, इक्वली रखा जाए, सीधी सी बात है। तो यही ध्यान आपको रखना है। तो इक्विटी रिफर्स टू मेकिंग इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज, यानी जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो सबके लिए इक्वली एक्सेसिबल हो, बिना कोई डिस्क्रिमिनेशन के, समझ रहे हो ना। द अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू पीपल मस्ट बी इक्वल इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर एंड रेस, इनकम एंड, इंडिया की केस में बात करें तो कास्ट के बेसिस पर, ठीक है ना, जो कि डिस्क्रिमिनेशन करा जाता है, तो ये ना हो, समझ रहे हो ना। तो बेसिकली मैंने बोला 4 पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, तो पहला इक्विटी है। तो मुझे बताओ कि क्या किसी का डेवलपमेंट हो पाएगा अगर उसको इक्विटी ना मिले तो, मतलब अगर अपॉर्चुनिटीज के अंदर उसको इक्वालिटी ना देखने को मिले तो क्या उसका डेवलपमेंट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तभी तो कह रहा हूँ 4 पिलर्स ह्यूमन डेवलपमेंट, तो जिन पर पूरा ह्यूमन डेवलपमेंट टिका हुआ है। तो पहला पिलर्स क्या है, इक्वालिटी का है, इक्विटी का, जिसमें जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो बिना कोई डिस्क्रिमिनेशन के, चाहे उसका जेंडर, रेस या कोई कास्ट के बेसिस पर, बिना डिस्क्रिमिनेशन के उसको क्या करना है भाई, अपॉर्चुनिटीज में इक्वालिटी देनी है, मतलब कि इक्वल एक्सेस देना है अपॉर्चुनिटीज का, जैसे सबको मिल रहा है, ठीक है। तभी कि ह्यूमन डेवलपमेंट हो पाएगा, समझ आ गया। तो इक्विटी में आप ये लिख सकते हैं। देन हम बात करेंगे सस्टेनेबिलिटी का। क्या सस्टेनेबिलिटी, ये कोई नया वर्ड नहीं है आपके लिए। तो सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है कि भाई कंटिन्यूटी, क्या कंटिन्यूटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, यानी जो अपॉर्चुनिटीज आज आपके पास अवेलेबल है, जो है आपके पास, वो आने वाले जनरेशन जो है ना उनके पास भी अवेलेबल रहे, यानी कि अपॉर्चुनिटी में क्या बनी रहे, एक कॉन्टिन्यूटी बनी रहे। ये नहीं कि आपको अपॉर्चुनिटीज मिल गई जो आने वाली जनरेशन उनको ना मिले, तो यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। आपका होगा लेकिन आने वाली जनरेशन का ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, या कह लो डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, समझ आ गया। तो सस्टेनेबिलिटी का मीन्स है कॉन्टिन्यूटी, किसमें, अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, ठीक है भाई, अपॉर्चुनिटीज। अब मान लो कि आपने जो रिसोर्सेज को इतना यूज कर लिया अपने इसी जनरेशन, जो आपकी जनरेशन चल रही है, तो आने वाली जनरेशन जो है ना उसको रिसोर्स मिलेंगे ही नहीं, तो वो वहां पर अपने जो आप उस रिसोर्स उसके लिए बचा नहीं, तो उसके लिए अपॉर्चुनिटीज तो ऑलरेडी खत्म हो गई ना, तो वही बात है। तो इसको हम सस्टेनेबिलिटी नहीं बोलेंगे। तो सस्टेनेबिलिटी मैंने बता दिया, कॉन्टिन्यूटी इन द अवेलेबल ऑफ अपॉर्चुनिटीज, समझ आ गया, ध्यान आपको रखना है। आगे मैं बात करूं, देखो, टू हैव सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो सस्टेनेबल रहे, ईच जनरेशन मस्ट हैव द सेम अपॉर्चुनिटीज। मैंने यही बताया कि भाई अगर हमें ह्यूमन डेवलपमेंट को सस्टेनेबल बनाना है तो जितनी भी जनरेशन है उन सबके पास सेम अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए, जैसे हमारे पास आज के टाइम पे है, तो आने वाली जनरेशन के पास भी वो सेम अपॉर्चुनिटीज हो। ये ना हो कि सारे अपॉर्चुनिटीज जो है वो फिनिश हो गई आज के टाइम पे, समझ रहे हो, ध्यान रखना है। नेक्स्ट मैं बात करूं, जैसे कि ऑल एनवायरमेंटल एंड फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्स मस्ट बी यूज्ड कीपिंग इन माइंड द फ्यूचर, यानी कि जो भी एनवायरमेंटल हो गया, जितना भी आपका भाई मान लो कि आपका फाइनेंशियल हो गया, चाहे ह्यूमन रिसोर्स की बात आप कर लो, तो जितने भी रिसोर्स है उनको ना माइंड में ध्यान में रखकर यूज करना चाहिए भाई, फ्यूचर के हिसाब से, भाई फ्यूचर के लिए बच जाए, ज़्यादा एक्सप्लॉइट हमें नहीं करना है। तो फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए हमें अपने माइंड में फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए यूज करना है। तो सस्टेनेबिलिटी का समझ आ गया, मतलब आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे प्रोडक्टिविटी का। क्या प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी का मतलब है कि जो कोई पर्सन है, तो पीपल है, मान लो जो पीपल है वो कितना अच्छे से काम कर पा रहे हैं, ठीक है, यानी कितना प्रोडक्टिव वे में काम कर पा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आप समझ जाओगे, मान लो कि आप 8 घंटे पढ़ते हो, क्या 8 घंटे पढ़ते हो दिन में, जो कि पढ़ते नहीं मुझे पता है, मान लेते हैं, मानने में कुछ नहीं जाता है ना। तो 8 घंटे पढ़ते हो, अब उसमें भी मान लो आपने 8 घंटे पढ़ा, आपने पढ़ा कितना, एक चैप्टर, एक चैप्टर पढ़ा, वो भी आपको समझ नहीं आया, समझ नहीं आया, तो उसका मतलब है आपका जो 8 घंटे ना बिल्कुल भी प्रोडक्टिव नहीं है। या आपने मान लो 4 चैप्टर भी पढ़ लिए ना, लेकिन आपको कुछ नहीं समझ आया इस चैप्टर में, तो आपकी प्रोडक्टिविटी 0 है। क्यों? क्योंकि मान लो आपको समझ इसलिए नहीं आया हो, क्या पता आपका ध्यान कहीं भटक रहा हो, आप 8 घंटे बस घड़ी में टाइम देख रहे हो, लेकिन आपने एक 8 घंटे ढंग से यूटिलाइज नहीं करे, तो आपकी प्रोडक्टिविटी 0 रहेगी। तो ऐसे ही जो लोग हैं, जो पीपल्स हैं, जो पीपल है, पीपल, ठीक है ना, तो उनकी प्रोडक्टिविटी का मतलब है कि वो कितनी देर तक और कितने अच्छे से काम वो कर पाते हैं। और प्रोडक्टिविटी लोगों की कैसे बढ़ेगी, अब बात आती है भाई जो प्रोडक्टिविटी है वो कैसे बढ़ती है लोगों की, उनकी हेल्थ को सुधार कर और बाकी अदर बेनिफिट्स को उनको देकर, ठीक है, ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, देखो,
प्रोडक्टिविटी हेयर मींस ह्यूमन लेबर प्रोडक्टिविटी, यानी कि जो ह्यूमन लेबर है ना, जो काम वो करता है, उसमें प्रोडक्टिविटी की बात यहाँ पर हो रही है। और प्रोडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन वर्क, यानी जो उसके काम करने की कैपेबिलिटीज है उसकी बात यहाँ पर हो रही है। यहाँ पर हम बात करते हैं प्रोडक्टिविटी की इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन वर्क, यानी ह्यूमन वर्क की हम बात करें तो उसी को हम प्रोडक्टिविटी कह रहे हैं कि वो वर्क कितना एफिशिएंसी के साथ कर पा रहा है। समझ आ गया, ध्यान रखना है। आगे मैं बात करूं, देखिए सच प्रोडक्टिविटी मस्ट बी कॉन्स्टेंटली एनरिच्ड बाय बिल्डिंग कैपेबिलिटीज इन पीपल। समझ रहे हो ना, तो जो प्रोडक्टिविटी है वो हमेशा कॉन्स्टेंटली यानी कि लगातार उसको बढ़ाया जाना चाहिए। कैसे बढ़ेगी भाई, लोगों की कैपेबिलिटीज को बिल्ड करके, ठीक है, उनकी कैपेबिलिटीज जो है उसको बढ़ाकर, चाहे वो हेल्थ के मामले में हो, चाहे उनकी उस इन टर्म्स ऑफ रिसोर्स के मामले में हो, मतलब कि उनकी सैलरी वगैरह आप बढ़ाएंगे, ठीक है, तो भी क्या होगा, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि उनको मजा आएगा, क्योंकि उनके पास रिसोर्स ज़्यादा आ जाएंगे ना, क्योंकि अगर सैलरी वगैरह बढ़ा देंगे तो कहने का मतलब है उनकी कैपेबिलिटीज़ को हमें बिल्ड करना है, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो और किसी तरीके से हो, चाहे वो हेल्थ के मामले में हो, ठीक है। हेल्थ के लिए अलग अलग तरीके आप इनको बेसिकली होता है ना, अदर बेनिफिट्स भी आप दे सकते हो, तो उससे क्या होता है उनकी कैपेबिलिटीज़ बढ़ती है। समझ रहे हो ना, तो आगे चले, देखो एफर्ट्स टू इंक्रीज देयर नॉलेज और प्रोवाइड बेटर हेल्थ फैसिलिटीज अल्टीमेटली लीड्स टू बेटर वर्क एफिशिएंसी। तो कहने का मतलब है अगर आप उनको भाई बेटर हेल्थ फैसिलिटीज आप देंगे, ठीक है, उनकी एफर्ट्स डालेंगे उनके नॉलेज को बढ़ाने के लिए, उनके ज्ञान को बढ़ाने के लिए, तो इससे क्या होगा, उनकी जो वर्क एफिशिएंसी है वो बढ़ेगी, और इसी वर्क एफिशिएंसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। समझ आ गया तुम्हें, तो यही तो प्रोडक्टिविटी है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट के 4 पिलर्स, इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, अगर ये 3 चीजें नहीं होगी तो किसी का डेवलपमेंट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। समझ रहे हो ना। अब लास्ट की बात, या जो लास्ट बच गया अपना, वो है एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट का मतलब होता है कि भाई आप समझ लो कि भाई वो अपने चॉइस है ना, या जो अपने डिसीजन है वो ले पा रहा है कोई पर्सन, तो वो हम क्या बोलेंगे, वो एम्पावर है। क्या है वो? एम्पावर है। तो एम्पावरमेंट का मतलब है अपनी चॉइस को चॉइस बना पाना, ठीक है, चॉइस को एग्जीक्यूट कर पाना, ठीक है, डिसीजन ले पाना। तो एम्पावरमेंट का मतलब है बिना किसी के प्रेशर में, ठीक है, ये सब कुछ कर पाना बिना किसी के प्रेशर में, ये हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। देखो, तो एम्पावरमेंट मीन्स टू हैव द पावर टू मेक चॉइसेस, ठीक है भाई, तो चॉइस वो बना पा रहा है, तो इसी को एम्पावरमेंट हम बोलते हैं। तुम्हें समझ आ गया होगा। और सच पावर कम्स फ्रॉम इंक्रीजिंग फ्रीडम एंड कैपेबिलिटी। अब जो चॉइस ये बना पा रहा है कि भाई वो चॉइस खुद से चुन पा रहा है, उसको एग्जीक्यूट कर पा रहा है, तो ये होगा कैसे, जब उसको फ्रीडम मिलेगी और उसकी कैपेबिलिटी बढ़ाई जाएगी। समझ रहे हो ना। तो सच पावर कम्स फ्रॉम इंक्रीजिंग फ्रीडम एंड कैपेबिलिटी। अब वो कैपेबिलिटी किसी भी चीज में हो सकती है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज, और चाहे आप बात करो हेल्थ में, तो और भी बहुत सब चीज लिख सकते हो जिससे क्या किसी पर्सन की कैपेबिलिटी बढ़ रही है। समझ आ रहा है तुम्हें। तो सच पावर कम्स फ्रॉम इंक्रीजिंग फ्रीडम एंड कैपेबिलिटी। आगे हम बात करते हैं, देखो, तो गुड गवर्नेंस एंड पीपल ओरिएंटेड पॉलिसीज आर रिक्वायर्ड टू एम्पावर पीपल। सही बात है कि भाई अच्छी गवर्नेंस, यानी जो गवर्नेंस अपने फायदे के लिए सोचती हो, अच्छी सरकार यानी गुड गवर्नेंस, एंड पीपल ओरिएंटेड पॉलिसीज, कहने का मतलब है ऐसी पॉलिसी जो लोगों के लिए बनी हो, पीपल ओरिएंटेड हो, तो लोगों को एम्पावर करने के लिए जरूरी हो जाती है। सही बात है ना। हम बोलते नहीं, आपने देखा होगा भाई, गवर्नमेंट कहते हैं कि हमें लोगों को एम्पावर करना है, तो उसके लिए पॉलिसीज बनानी पड़ती है, बोलने से कुछ नहीं होता है, सीधी सी बात है। तो गुड गवर्नेंस एंड पीपल ओरिएंटेड पॉलिसीज आर रिक्वायर्ड टू एम्पावर पीपल। और आगे मैं बात करूं, द एम्पावरमेंट ऑफ सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप इज ऑफ स्पेशल इंपॉर्टेंस। कहने का मतलब है द एम्पावरमेंट ऑफ सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप, यानी ऐसे ग्रुप्स जो कि सोशली और इकोनॉमिकली पिछड़े हुए हैं, ठीक है ना, डिसएडवांटेज्ड ग्रुप है, तो उनको बेसिकली स्पेशल इंपॉर्टेंस देनी है इन टर्म्स ऑफ एम्पावरमेंट। उनको ज़्यादा सख्त हमें बनाना है, एम्पावर करना है। तो ये एम्पावरमेंट का मतलब खुद सोचो कि अगर ये 4 पिलर्स ना हो तो क्या डेवलपमेंट हो पाएगा? आपका आंसर होगा नहीं। तो 4 पिलर्स का होना बहुत जरूरी है। 4 वर्ड्स बहुत भारी वर्ड्स है डेवलपमेंट के मामले के लिए। समझ आ गया। अब हम बात करेंगे अप्रोचेस टू ह्यूमन डेवलपमेंट कि कौन कौन सी अप्रोच होती है ह्यूमन डेवलपमेंट की। ठीक है, देखो, पहली आपकी होती है भाई इनकम अप्रोच, जिसमें हम ह्यूमन डेवलपमेंट को इनकम से जोड़ के देखते हैं।
अप्रोच का मतलब ये समझ सकते हो कि भाई अप्रोच अलग अलग, जो कि कहते हैं कि भाई अगर इनकम ज़्यादा जिसकी होगी तो उसका डेवलपमेंट ज़्यादा होगा। कोई बेसिक नीड्स की बात करता है तो उसको अप्रोच कहती हैं कि भाई ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए कौन सी अप्रोच हमें अपनानी चाहिए, तो यहाँ पर हमें उन्हीं अप्रोच की बात करेंगे। दूसरी आपकी अप्रोच है वेलफेयर अप्रोच। तीसरी है भाई आपकी कौन सी है, देखो बेसिक नीड्स अप्रोच, और उसके बाद आपकी कैपेबिलिटी अप्रोच। समझ आ गया? तो बारी बारी करके हम बात कर रहे होंगे, ठीक है, ध्यान रखना। देखो तो पहला है इनकम अप्रोच। क्या है? पहला है इनकम अप्रोच। यहाँ पर बेसिकली जो डेवलपमेंट है ना उसको बेसिकली जोड़ कर देखा जाता है इनकम से। बोला जाता है कि जिसकी इनकम ज़्यादा होगी ना उसका उतना ही ज़्यादा डेवलपमेंट होगा। आप खुद सोचो, आप ये तो सही बात है, मैं मानता हूँ इस चीज़ को। तो क्या चीज़ कि मैं मान लो कि आपके पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, तो क्या आपके पास फ्रीडम नहीं होगी? फ्रीडम होगी। आपके पास आज़ादी है, जो मर्जी कहीं घूमना चाहो घूम सकते हो। अब एक ऐसा व्यक्ति जो सुबह जाता है, जॉब करता है, रात को आता है, सीधी सी बात है, वो क्या घूम पा रहा है? कहीं नहीं घूम पा रहा है। सिर्फ उसकी ज़िंदगी एक साइकिल की तरह चलते जा रही है। तो उसको डेवलपमेंट नहीं बोलते। तो इनकम बढ़ने के साथ फ्रीडम आती है, फ्रीडम आती है, आपका डेवलपमेंट हो पाता है, आप कुछ ना कुछ और कर पाते हो, है ना? तो ये बात है। तो बेसिकली ये जो है ना भाई इनकम अप्रोच, ये एक ओल्डेस्ट अप्रोच है, ध्यान रखना, ह्यूमन डेवलपमेंट की ओल्डेस्ट अप्रोच है ह्यूमन डेवलपमेंट की। और ह्यूमन डेवलपमेंट इज अशीन एज बीइंग लिंक्ड टू इनकम। ठीक है भाई? तो इनकम अप्रोच में क्या होता है कि भाई ह्यूमन डेवलपमेंट को इनकम से लिंक करके देखा जाता है, जोड़कर देखा जाता है कि भाई इनकम ज़्यादा डेवलपमेंट ज़्यादा, इनकम कम डेवलपमेंट कम। द आइडिया इज दैट, अब इसके पीछे आइडिया क्या है, इनकम अप्रोच के पीछे आइडिया क्या है? द आइडिया इज दैट द लेवल ऑफ इनकम रिफ्लेक्ट्स द लेवल ऑफ फ्रीडम। मैंने यही बता दिया भाई, इनकम ज़्यादा है, इनकम ज़्यादा है तो फ्रीडम ज़्यादा है ना? और इनकम कम है तो फ्रीडम भी कम है। तो यहाँ पर ये आइडिया है बेसिकली इनकम अप्रोच का। ठीक है, तो मैं समझ आ रहा होगा। हाई और हायर द लेवल ऑफ इनकम द हायर इज द लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। मैंने ये तुम्हें बता दिया है, तो समझ आ गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेलफेयर अप्रोच, जो कि सेकंड अप्रोच है। तो यहाँ पर बेसिकली लोगों के वेलफेयर से जोड़ा जाता है कि अगर ह्यूमन डेवलपमेंट करना है तो हमें वेलफेयर करना पड़ेगा लोगों का। तो ये अप्रोच में ये बोला जाता है। तो देखिए, तो दिस अप्रोच लुक्स एट ह्यूमन बींग्स एज बेनिफिशरीज और टारगेट्स ऑफ ऑल डेवलपमेंट एक्टिविटीज। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो ये अप्रोच है ना बेसिकली ये ह्यूमन बींग्स को जितने भी बेनिफिशरीज हैं उसके फॉर्म में देखती है। कहने का मतलब है जितनी भी अच्छी चीजें चल रही हैं गवर्नमेंट कंट्री के अंदर, उस सबका फायदा किसको मिलना चाहिए? ह्यूमन बींग्स को मिलना चाहिए, उस कंट्री के। ध्यान रखना। तो भाई ये ह्यूमन बींग्स को बेसिकली कि हर एक बेनिफिशियरी चीज के लिए देखते हैं कि उनको मिलनी चाहिए। और टारगेट्स ऑफ ऑल डेवलपमेंट एक्टिविटीज, जितनी भी डेवलपमेंट एक्टिविटीज हो रही है उसमें ह्यूमंस को फायदा होना चाहिए। और दिस अप्रोच आर्ग्यूज फॉर हायर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, हेल्थ, सोशल सेकेंड हैंड एम्यूनिटीज, मतलब बाकी कोई फैसिलिटीज हो उस पर। समझ रहे हो? तो ये बेसिकली जो वेलफेयर अप्रोच है यहाँ पर ये चाहती है, ये अप्रोच आर्ग्यू करती है, बहस करती है किसके ऊपर? कि जो गवर्नमेंट है ना उसका ज्यादा खर्चा किस पर होना चाहिए? हेल्थ, एजुकेशन एंड जो अदर वेलफेयर फैसिलिटीज है उन पर। समझ आ गया? और द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग लेवल्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट बाय मैक्सिमाइजिंग एक्सपेंडिचर ऑन वेलफेयर। तो यहाँ पर यही बोला है कि जो गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। भाई ह्यूमन डेवलपमेंट का लेवल बढ़ाना है गवर्नमेंट को, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है गवर्नमेंट। कैसे? वो कैसे ह्यूमन डेवलपमेंट को बढ़ा सकती है? एक्सपेंडिचर को बढ़ाकर। किस पर? वेलफेयर पर एक्सपेंडिचर को बढ़ाकर बेसिकली क्या है वो ह्यूमन डेवलपमेंट को बढ़ा सकती है। कौन से अप्रोच से बताया जाता है? वेलफेयर अप्रोच से बताया जाता है। तो मैं ध्यान रखना है। आगे मैं बात करूं बेसिक नीड्स अप्रोच। बेसिक नीड्स अप्रोच ये कहती है कि भाई जो बेसिक नीड्स होते हैं वो लोगों को प्रोवाइड करा दो तो उसी से डेवलपमेंट हो जाएगा। ठीक है? तो बेसिक नीड्स बेसिकली देखो, दिस अप्रोच वाज इनिशियली प्रपोज्ड बाय आईएलओ। क्या? आईएलओ ने इसको प्रपोज करा था। इसमें 6 बेसिक नीड्स की बात करी। कितनी? 6 बेसिक नीड्स की बात करी है। और वैसे आईएलओ का मतलब होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि अब 12th का जब का पोल साइंस वाला सब्जेक्ट है उसमें आप पढ़ोगे किसमें? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाले चैप्टर में। तो वहाँ पर तुमको अच्छे से पढ़ना है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। समझ आ गया? इसके बारे में आप अच्छे से पढ़ लोगे वहां पर। तो बेसिकली आईएलओ ने 6 बेसिक नीड्स दी हैं। कितनी? 6 बेसिक नीड्स दी है। कौन कौन सी? जो कि मतलब कि ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए ये 6 बेसिक नीड्स पर बेसिकली फोकस करती है। किस पर? हेल्थ पर, एजुकेशन पर, फूड्स पर, क्लीन वाटर पर, सैनिटेशन पर एंड हाउसिंग पर। तो ये 6 बेसिक नीड्स है जो हर व्यक्ति के पास होनी चाहिए। खुद सोचो, हेल्थ के बिना रह लोगे? एजुकेशन के बिना रह लोगे? खाने के बिना रह लोगे? साफ पानी के लिए बिना रह लोगे? नहीं रह पाओगे ना। सैनिटेशन मतलब साफ सफाई के बिना नहीं रह पाओगे, और घर के बिना भी नहीं रह पाओगे। हाउसिंग। तो इन 6 बेसिक नीड्स पर बेसिकली जोर दिया जाता है। तो
बेसिक नीड्स अप्रोच जो कि आईएलओ ने प्रपोज करी थी, ये बेसिकली 6 बेसिक नीड्स पर फोकस करता है, मैंने बता दिया। और द क्वेश्चन ऑफ ह्यूमन चॉइसेस इज इग्नोर्ड एंड द एम्फेसाइजेस इज ऑन द प्रोविजन ऑफ बेसिक नीड्स डिफाइंड सेक्शंस। कहने का मतलब है, मैंने आपको बताया था कि ह्यूमन डेवलपमेंट अगर हमें करना है तो लोगों की चॉइस बढ़ानी पड़ेगी, जो कि महबूब हक ने बोला था, सीधी सी बात है, और वो होना भी चाहिए। तो यहाँ पर जो ये आईएलओ ने प्रपोज करा है बेसिक नीड्स अप्रोच, तो ये बेसिकली जो है जो चॉइस वाला कंसेप्ट है उसको ये इग्नोर करती है। क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ से ध्यान रखना, इग्नोर करती है, बोलते हैं कि भाई उस चॉइस हो जाए भाड़ में, ये इस हमें क्या करना है, ये 6 बेसिक नीड्स को पूरा करना है गवर्नमेंट को, तभी डेवलपमेंट हो पाएगा। जब ये चीज़ होगी तभी तो जाके बेसिकली क्या होगा, क्या होगा भाई, लोग कुछ सोच पाएंगे, उनकी चॉइस बढ़ेगी। तो कहने का मतलब है इन 6 बेसिक नीड्स में लोगों को क्या भाई एम्पावर करना है, ध्यान रखना है। समझ आ गया? आगे चलते हैं, आगे देखिए। अब लास्ट स्टेप ना कैपेबिलिटी अप्रोच, ये क्या कहता है? तो ये बेसिकली कौन है जो आपके सामने दिख रहा है, ये डॉक्टर अमृत्य सेन है। ठीक है भाई, कौन है ये? ये डॉक्टर ने प्रोफेसर अमृत्य सेन है। ठीक है भाई, डॉक्टर महबूब हक है, तो प्रोफेसर अमृत्य सेन है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या बात करी है, यहाँ पर इन्होंने क्या बात करी है, तो यहाँ पर ये बेसिकली बोलते हैं कि बिल्डिंग ह्यूमन कैपेबिलिटीज इन द एरियाज ऑफ हेल्थ, एजुकेशन एंड एक्सेस टू रिसोर्स इज द की टू इंक्रीजिंग ह्यूमन डेवलपमेंट। समझ रहे हो? तो बेसिकली जो कैपेबिलिटीज अप्रोच है, ये अप्रोच बेसिकली प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने दिया है। यहाँ पर ये बात करते हैं कि हमें ह्यूमन कैपेबिलिटीज बढ़ानी है, किसके लिए? हेल्थ में, एजुकेशन में, एक्सेस टू रिसोर्स में। इससे क्या होगा, उनका जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो बढ़ जाएगा। समझ आ रहा है तुम्हें? ध्यान रखना है, ठीक है, ध्यान रखना है। और यहाँ पर एक और चीज कहते हैं, यहाँ पर एक और चीज कहते हैं, अगर हमें ह्यूमन डेवलपमेंट करना है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट अगर हमें करना है तो बेसिकली क्या करना पड़ेगा, हमें फ्रीडम लानी पड़ेगी लोगों के लिए, हमें लोगों को फ्री करना पड़ेगा, हमें लोगों को फ्रीडम देनी पड़ेगी। समझ आ गया? तो तुम्हें ध्यान रखना है। आगे चले। अब लास्ट नहीं सॉरी, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? मेजरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट। कि भाई ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर कैसे करा जाता है? देखो भाई, मेजर अगर हमें करना है ना, तो यहाँ पर ना बेसिकली हम 3 चीज़ों की बात करते हैं। तो उससे पहले ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की हम बात करते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मतलब HDI। क्या? HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। देखिए, जो आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है बेसिकली ये कंट्रीज को रैंक कर देता है। क्या करता है भाई? कंट्रीज को रैंक देता है बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन द की एरियाज ऑफ हेल्थ, एजुकेशन, एक्सेस टू रिसोर्स। तो यहाँ पर ये देखा जाता है कि हेल्थ के अंदर, एजुकेशन के अंदर और एक्सेस टू रिसोर्स के अंदर लोगों की कितनी पहुंच है, मतलब कितनी एक्सेस है, कि इन 3 एरियाज के अंदर लोगों की नहीं, कंट्रीज की परफॉर्मेंस कितनी है। समझ रहे हो ना? तो उसी के बेसिस पर रैंक देता है। समझ रहे हो? उसी के बेसिस पर इन कंट्रीज की रैंक को देखा जाता है कि भाई किसकी रैंक क्या आ रही है, किस बेसिस पर? हेल्थ, एजुकेशन, एक्सेस टू रिसोर्स के अंदर इनकी क्या परफॉर्मेंस है, ध्यान रखना। तो HDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंक्स द कंट्रीज बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन दिस कीज एरियाज। समझ आ गया तुम्हें? तो ध्यान रख लेना है। आगे हम बात करेंगे इसको कौन बेसिकली जारी करता है। और बेसिकली जो रैंकिंग है ना, देखो इन 3 जो आपके हेल्थ, एजुकेशन, एक्सेस टू रिसोर्स है, इसके बेसिस पर जज करी जाती है और स्कोर दिया जाता है। स्कोर दिया जाता है 0 से 1 के बीच में। क्या? 0 से 1 के बीच में स्कोर दिया जाता है। समझ आ गया? और इन तीनों को बेस मानकर बेसिकली हमें क्या करते हैं, स्कोर निकालते हैं। तो जिन कंट्रीज का स्कोर 1 के नियर आता है, जिन कंट्रीज का स्कोर 1 के नियर आता है तो ज़्यादा डेवलपमेंट उनको बोला जाता है, उनका डेवलपमेंट ज़्यादा है। और जिनका स्कोर 1 से दूर जाता है तो उनका डेवलपमेंट कम है। ठीक है, हाई, मीडियम और लो में हम कैटेगराइज कर देते हैं। समझ रहे हो ना? तो दीज रैंकिंग्स आर बेस्ड ऑन द स्कोर बिटवीन 0 to 1। 1 के जो ज्यादा नियर होगा उसका डेवलपमेंट ज्यादा, 0 के जो ज्यादा करीब होगा उसका डेवलपमेंट उतना ही कम। समझ रहे हो? तो ध्यान रखना है, भारत ना लो में आता है ना हाई में आता है, बीच में आता है, ध्यान रख लेना है। समझ आ रहा है तुम्हें? तो ध्यान रख लेना है। तो देखो भाई, अगर मैं हेल्थ की बात करता हूँ तो कि पहला हमारा की एरिया था, क्वेश्चन आता है कि भाई मेजर कैसे करा जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट को, तो तुम यही चीज बताओगे जो मैंने पीछे बताया वही। और तीनों के बारे में बताओगे, हेल्थ, एजुकेशन एंड एक्सेस टू रिसोर्स। इन तीनों को आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रख लो, डबल स्टार लगा सकते हो आप। देखो, अब यहाँ पर मैं बात करूँ हेल्थ की, तो हेल्थ को कैसे मेजर करा जाता है? द इंडिकेटर चूजन टू एसेस हेल्थ इज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। यानी कि मान लो एक बच्चा है, ठीक है, एक बच्चा है, ठीक है, एक बच्चा है, ध्यान रखना, एक बच्चा है, ठीक है, ये पैदा हो गया।
अबे जन्म के बाद कितना जिएगा, अब जन्म के बाद ये कितना जिएगा, इसको हेल्थ कंसीडर करा जाता है, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पर ये देखा जाता है कि भाई हेल्थ कैसे देखा जा रहा है कि भाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है बर्थ से, यानी एक व्यक्ति जन्म के बाद कितना जी पा रहा है, 40 साल तक जी पा रहा है, 50 साल तक जी पा रहा है, 60 साल तक, 70 साल तक, 100 साल तक, 90 ईयर्स तक, तो ये देखा जाता है, समझ रहे हो ना। तो बेसिकली किसी कंट्री की लाइफ एक्सपेक्टेंसी मान लो 80 साल है एवरेज, 60 साल है एवरेज, तो इससे क्या पता चलता है कि वहाँ की जो हेल्थ सेक्टर है वो काफ़ी अच्छी है, तो उसकी रैंकिंग जो है ना ऑटोमेटिकली हेल्थ में अच्छा आ जाता है उसका स्कोर, ठीक है। ऐसे तीनों को जज करा जाता है, तो हेल्थ में उसका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है, तो ऐसे ही बेसिकली रैंकिंग तैयार करी जाती है कंट्रीज की, समझ रहे हो ना। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बेसिकली देखी जाती है बर्थ से हेल्थ में, और हायर लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब किसी कंट्री की मान लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि वहाँ पर लोगों के पास क्या है, ग्रेटर चांस है लंबा जीवन जीने की, और हेल्थ बेसिकली और हेल्दियर लाइफ्स के लिए, कहने का मतलब है हेल्दी जीवन जीना और लंबा जीवन जीना, लंबी लाइफ जीने के लिए उनके पास क्या है बेसिकली ग्रेटर चांस है। क्यों? क्योंकि भाई उनको बीमार हो रहे हैं, जाके वो इलाज करा सकते हैं, अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं, तो समझ रहे हो ना। हायर लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब यहाँ पर इससे है, समझ आ गया। तो ये हेल्थ ऐसे मेजर करा जाता है। नेक्स्ट हम बात करें एजुकेशन की, क्या एजुकेशन की। एजुकेशन बेसिकली कैसे देखा जाता है कि कितने बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, ठीक है, या बेसिकली ये कह लो कि कितनों का एडमिशन हो रखा है और कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं, समझ आ गया। और कितने एडल्ट पढ़े लिखे हैं, लिटरेट हैं, तो ये बेसिकली एजुकेशन में देखा जाता है। देखो द एडल्ट लिटरेसी रेट एंड द ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो रिप्रेजेंट एक्सेस टू नॉलेज। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, कि जो एडल्ट लिटरेसी रेशियो हम देखते हैं कि भाई एडल्ट लिटरेसी रेट मतलब कितने एडल्ट किस रेट से पढ़े लिखे हैं कंट्री के अंदर, कितना एडल्ट बेरोजगार बेरोजगार कह रहा हूँ, कितने इलिटरेट है, समझ रहे हो क्या, समझ रहे हो। और ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो कि भाई कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं एडमिशन के बाद और कितने नहीं, तो ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो इसको हम बोलते हैं, और एडल्ट लिटरेसी रेट, तो इन दोनों के बेसिस पर जज कर लिया जाता है कि उस कंट्री के अंदर नॉलेज तक एक्सेस कितनी है, समझ रहे हो। नेक्स्ट मैं बात करूं, द नंबर ऑफ एडल्ट्स हु आर एबल टू रीड एंड राइट एंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन एनरोल्ड इन स्कूल्स शो हाउ इजी और डिफिकल्ट इट इज टू एक्सेस नॉलेज इन अ पर्टिकुलर कंट्री। यही तो मैंने बताया कि भाई अब बच्चे कितने एडल्ट पढ़ पा रहे हैं, यही तो है एडल्ट लिटरेसी रेट, कि कितने बच्चे कितने एडल्ट पढ़ पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं, और कितने चिल्ड्रन स्कूल जा पा रहे हैं, एनरोल्ड स्कूल के अंदर एनरोल कर ले, कितने बच्चे जा पा रहे हैं। तो बेसिकली क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि वहाँ पर कितना डिफिकल्ट है नॉलेज लेना, समझ आ गया। तो वहाँ पर एजुकेशन तक कितनी एक्सेस है लोगों की कंट्री के अंदर, ये दिखा देता है। तो इससे कि कंट्री की परफॉर्मेंस जज कर ली जाती है इस सेक्टर के अंदर, समझ आ गया। आगे देखो, अब हम बात करते हैं एक्सेस टू रिसोर्स, जो कि तीसरा एरिया है ह्यूमन डेवलपमेंट का। अगर मेजर हमें करना है तो यहाँ पर एक्सेस टू रिसोर्स से बात करी जाती है कि भाई लोगों की खरीदने की क्षमता कितनी है, मतलब कि अगर वो सामान कुछ खरीदना चाह रहे हैं, कुछ वो परचेज करना चाह रहे हैं, ठीक है, खरीदना मतलब परचेज, यानी परचेजिंग पावर की बात यहाँ पर करी जाती है, किसमें, डॉलर में, किसमें, डॉलर में, कि वो डॉलर में कितना खरीद सकते हैं, कितनी परचेसिंग पावर उनकी है। तो भाई जितना वो खरीद पाएंगे मतलब कि वो रिसोर्स तक उनकी रीच ज़्यादा है, वो रिसोर्स वो परचेज कर पाएंगे जो उनकी ज़रूरत है। वो रिसोर्स क्या है भाई, जो हमारी जरूरत पूरी कर देता है, तो जो उनको जरूरत होगी वो खरीद पाएंगे ना, क्योंकि उनकी भाई वो एक्सेस है रिसोर्स तक, तो ध्यान रखना है। तो देखा जाता है कि एक कंट्री के अंदर लोगों का एक्सेस कितना है रिसोर्स तक, तो यहाँ पर तुम्हें ये ध्यान रखना है। तो एक्सेस टू रिसोर्स इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर और इन यूएस डॉलर्स, की भाई डॉलर्स के अंदर व्यक्ति कितना खरीद सकता है उस कंट्री के अंदर, तो तुम्हें ध्यान रखना है। आगे देखिए हम, अब यहां पर तुम ये देखो, सिंस 1990 द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी यूएनडीपी, ठीक है, यूएनडीपी जो है हैज बीन पब्लिशिंग द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, जिसको आप एचडीआई कह रहे हैं, जिसको आप एचडीआई कह रहे हैं, ठीक है, जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है हर साल पेश कर रही है, समझ आ गया। तो पर में क्वेश्चन आना चाहिए कि एचडीआई कौन पेश कर रहा है, यूएनडीपी, ध्यान रखना है भाई, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। आगे बात करूं, दिस रिपोर्ट प्रोवाइड्स अ रैंक वाइज लिस्ट ऑफ ऑल मेंबर कंट्रीज अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, कि उसका ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या परफॉर्मेंस रहा है, उसके बेसिस पर इनकी रैंकिंग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के तौर पर जारी करी जाती है, ध्यान रखना है, पब्लिश करी जाती है। और द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एंड ह्यूमन पॉवर्टी
इंडेक्स आर टू इम्पोर्टेंट, मतलब कि इम्पोर्टेंट इंडेक्स है जिससे हम मेजर करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट को, ध्यान रखना है, यूज्ड बाय यूएनडीपी। तो यूएनडीपी की जब बात आती है, यूएनडीपी की बात आती है तो ये दो बेसिकली इंडेक्स इनके जारी होते हैं, ये पब्लिश करते हैं, एक एचडीआई, ठीक है, एक एचडीआई और एक ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक है, क्या, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, समझ आ रहा है। तो ये दो चीज तुम्हें ध्यान रखनी है। अब ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स क्या है, बेसिकली देखो, जब यहाँ पर हेल्थ, एजुकेशन और रिसोर्स की बात आती है ना एचडीआई इंडेक्स में, तो यहाँ इसको ये बिल्कुल मेजर कर लेते हैं, बट ये मेजर नहीं करते कि वहाँ की जो गवर्नमेंट, जो कंट्री है, वो किस तरीके से इन तीनों तक, मतलब कि किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट कर रही है लोगों को ये सर्विस या बेसिकली ये जितनी बेसिक नीड्स हैं। तो ये ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स देखता है, ठीक है, ये तो नहीं देखता है, ये बस ये देखता है कि भाई उनकी रैंकिंग, वो मतलब किस हिसाब से उनकी परफॉर्मेंस है, बट वो कैसे लोगों को मिल रही है, किस लेवल तक है रीच, तो ये बेसिकली ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स देखता है, ध्यान रखना, समझ आ गया। तो बेसिकली डिस्क्रिप्शन पूरा देखता है ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, बट एचडीआई नहीं देखता है। तो दोनों, अगर हमें हकीकत में कंट्री का डेवलपमेंट जानना है, ह्यूमन डेवलपमेंट जानना है, तो इन दोनों ही इंडेक्स का यूज करना है, ठीक है, एचडीआई एंड ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, समझ आ गया। और इनको जारी कौन करता है, पब्लिश कौन करता है, यूएनडीपी करता है, मैंने बता दिया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरनेशनल कंपैरिजंस, और लास्ट टॉपिक है, ध्यान रखना और इम्पोर्टेंट भी है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। देखो भाई, अगर ह्यूमन डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, मतलब कि हम किस ह्यूमन डेवलपमेंट में कंपैरिजन किस प्रकार से हो रहा है इंटरनेशनली, देखो भाई, अगर हम यहाँ पर ये सोच लें कि भाई बड़ी कंट्री है तो वो डेवलपमेंट ज़्यादा होगा उसका, छोटी कंट्री है उसका डेवलपमेंट कम। ध्यान रखना, श्रीलंका हमसे छोटी कंट्री है, लेकिन श्रीलंका का डेवलपमेंट इंडेक्स में रैंकिंग इंडिया से ज़्यादा है, ठीक है, तो ध्यान रखना है। तो साइज ऑफ द टेरिटरी एंड पर कैपिटा इनकम आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू ह्यूमन डेवलपमेंट। तो यही ध्यान रखना है भाई, टेरिटरी का साइज कितना है, पर कैपिटा इनकम कितनी है, ये डायरेक्टली रिलेटेड नहीं ह्यूमन डेवलपमेंट से। ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड मैंने बता दिया है बेसिकली क्या, आपका हेल्थ, ठीक है, एजुकेशन और रिसोर्स, ये तीन चीज़ों में जिसकी रीच ज़्यादा है, लो कैपेबिलिटीज ज़्यादा है, वो उसकी रैंकिंग ज़्यादा आएगी ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर, समझ रहे हो ना। तो भारत के अंदर भाई एजुकेशन तो ज़्यादा खास अच्छी है नहीं, ठीक है, रिसोर्स भी कुछ लोगों तक सीमित है, और चाहे आप हेल्थ की बात कर लो, हम देख सकते हैं भाई दो ग्रुप बटे हुए हैं, जो पुअर है वो बेसिकली उसके लिए ट्रीटमेंट थोड़ा अलग चलता है, जो अमीर है उसके लिए ट्रीटमेंट थोड़ा अलग चलता है। तो कहने का मतलब इसलिए भारत की रैंकिंग जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में लगभग 132 के करीब है, ठीक है, ध्यान रखना। वैसे अब गिर के साथ 129 हो चुकी है, तो तुम देख लेना एक बार, कमेंट करना, ठीक है, इसके लिए। तो ये समझ आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो टेरिटरी का साइज क्या है, पर कैपिटा इनकम डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है आपका ह्यूमन डेवलपमेंट से। इन तीन चीजों में जिसका परफॉर्मेंस अच्छी होगी, चाहे वो टेरिटरी छोटी हो चाहे बड़ी हो, वो मैटर करता है, समझ आ गया। इन तीन एरियाज में कैपेबिलिटीज जिसकी ज्यादा होगी। देखो, ऑफन स्मॉलर कंट्रीज हैव डन बेटर देन लार्जर वंस, समझ रहे हो ना, जो स्मॉलर कंट्रीज है उन्होंने अच्छा कर रखा है देन लार्जर वन, यानी जो बड़ी कंट्रीज है उनसे in human development. Similarly, relatively poorer nations have been ranked higher than richer neighbors. यानी जो अमीर इकोनॉमीज, अमीर कंट्रीज है जिनकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा है, और जो पुअर कंट्रीज है जिनकी, मतलब पुअर कंट्रीज है मतलब जिनकी इकोनॉमी बहुत बेकार है, उनकी रैंक भी ज़्यादा अच्छी है अमीर कंट्रीज से, यानी कि रिच कंट्रीज से, समझ रहे हो ना, इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, नॉट इकोनॉमी, समझ रहे हो। देखो फॉर एग्जाम्पल के लिए श्रीलंका हो गया आपका, ट्रिनिडैड हो गया, टोबैको हो गया, है हायर रैंक देन इंडिया इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, समझ रहे हो ना। तो भाई श्रीलंका, ट्रिनिडैड एंड टोबैको ये छोटी टेरिटरी हैं, ये ध्यान रखना इंडिया से, तब भी इनकी रैंक इंडिया से ज़्यादा है। कमेंट करना मुझे, चलो आज बताना कि श्रीलंका, आपका ट्रिनिडैड और टोबैको, इनकी रैंक कितनी है एचडीआई के अंदर, भाई बताना, ठीक है, कमेंट, अगर सीरियस हो तो ही बता देना, वरना मत बताना, कोई बात नहीं, समझ आ गया। और इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स डिस्पाइट हैविंग स्मॉलर इकोनॉमिक्स, मतलब कि स्मॉलर इकोनॉमीज है, टेरिटरी छोटी, जब भी बेसिकली क्या है, इनके एचडीआई में रैंक ज़्यादा है, समझ आ गया, तुम्हें ध्यान रखना है। अब देखो, अब जो कंट्रीज है ना, कंट्रीज को हम क्या भाई क्लासिफाइड कर सकते हैं 4 ग्रुप्स में, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट स्कोर्स अर्न्ड बाय देम। तो मैंने बता दिया भाई 0 से 1 से के बीच में इनको स्कोर मिलता है,
तो ये जिनको जितना भी स्कोर मिला है भाई 0 से लेकर 1 की जो जितना भी स्कोर मिलता है इनको, तो इसी बेसिस पे हम 4 ग्रुप में बांट सकते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट को, कंट्रीज को भाई उनका डेवलपमेंट कैसा है, वेरी हाई है, मीडियम है, लो है। तो ये 4 ग्रुप बन जाते हैं लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट के। तो वेरी हाई डेवलपमेंट किस कंट्री का बोला जाएगा, जिसका स्कोर 0.800 से ज़्यादा आएगा, और ऐसी लगभग 66 कंट्रीज है। समझ आ गया। ऐसे में हाई की बात कर लूँ, जो लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट जिसका हाई है उसका स्कोर लगभग 0.700 से लेकर 0.799 तक होगा। ठीक है, तो उसको भाई हाई कैटेगरी में रखा जाता है डेवलपमेंट की, जिसमें कितने 49 कंट्रीज है। समझ आ गया। ऐसे में बात करूँ मीडियम की, ह्यूमन डेवलपमेंट जिसका मीडियम लेवल का है, तो उसका जो स्कोर है भाई वो 0 से 1 के बीच में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में वो 0.550 यानी 550 और 0.699 तक है। उसको हम बोल देंगे भाई उसका मीडियम लेवल का ह्यूमन डेवलपमेंट है, जिसमें लगभग 44 कंट्रीज हैं। समझ आ गया। और लो की बात कर लूँ तो जिनका स्कोर बिलो 0.549 है उनको हम बोल देंगे वो लो कैटेगरी में आते हैं। समझ आ गया। जिसमें ऐसी 32 कंट्रीज हैं। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा बता देना भाई। ठीक है, ऐसे भारत मीडियम में आता है, ध्यान रख लेना। समझ आ गया। तो भारत का स्कोर बेसिकली इसके बीच में ही है, 0.550 से लेकर 0.699 तक। समझ आ रहा है। अब देखो, अब ये वेरी हाई, ये 4 लेवल तो मैंने बता दिया ना जो ह्यूमन डेवलपमेंट लेवल के हैं, वेरी हाई, हाई, मीडियम एंड लो। तो जिन कंट्रीज का ह्यूमन डेवलपमेंट वेरी हाई है, मीडियम है, लो है, तो वहां पर बेसिकली क्या प्रॉब्लम है, वहां की गवर्नमेंट कर क्या रही है। देखो भाई, वेरी हाई का तुम्हारे बुक में दे रखा है, वेरी हाई की जो मतलब जो हाई का है ना, मतलब ऐसी गवर्नमेंट जिनकी कंट्री हाई लेवल ऑफ डेवलपमेंट है कैटेगरी में आती है, तो वही सेम वेरी हाई वाली कंट्री भी करती है, ध्यान रख लें लगभग। देखो भाई, हाई डेवलपमेंट की बात करता हूँ, हाई ह्यूमन डेवलपमेंट लेवल की बात करता हूँ, तो ऐसी कंट्रीज बेसिकली क्या करती है, प्रोवाइडिंग एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज। समझ रहे हो। तो वहां की कंट्री बेसिकली क्या करती है, एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज देती है, और गवर्नमेंट का ये मेन रोल है कि भाई वो एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज लोगों को दे। समझ आ गया। ऐसे ही मैं बात करूँ मीडियम, जिनका लेवल मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट मीडियम रहा है, तो बेसिकली के मोस्ट कंट्रीज वर्क कॉलोनीज, जैसे इंडिया, कॉलोनीज मतलब गुलाम बने रहे थे वो। ठीक है, तो जिनका लेवल मीडियम है ह्यूमन डेवलपमेंट का, तो बहुत सी कंट्रीज उसमें क्या थी, कॉलोनीज थी, गुलाम थी। और मैनी कंट्रीज डेवलप्ड आफ्टर 1991, और जो कॉलोनीज थे और बहुत सी कंट्री ने डेवलपमेंट उनका स्टार्ट हुआ है 1991 यानी 1991 से। ऐसे इंडिया है, इंडिया की एक पॉलिसी थी एलपीजी, क्या एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इसी के बाद तो भारत का डेवलपमेंट थोड़ा होना स्टार्ट हुआ इंडिया का। इससे पहले तो कहाँ हो रहा था, एलपीजी रिफॉर्म के बाद ही तो इंडिया का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हुआ है। तो बहुत सी कंट्रीज है जिनका डेवलपमेंट 1991 के बाद से स्टार्ट हुआ है, और बेसिकली पीपल फ्रेंडली पॉलिसीज यहाँ पर बनती है। तो जिन कंट्रीज का लेवल मीडियम है, तो यहाँ पर ये पीपल फ्रेंडली, लोगों फ्रेंडली यानी कि पीपल फ्रेंडली पॉलिसीज यहाँ पर ये बनाती है जो लोगों के लिए हो। बट इतनी अच्छे यहाँ पर गवर्नमेंट काम नहीं कर रही होती, ध्यान रख लेना ऐसी कंट्री। लेकिन जिनका हाई है वो बेसिकली हेल्थ और एजुकेशन में ज़्यादा काम कर रही होती है, और जो कंट्री हेल्थ एजुकेशन में काम कर रही है भाई, वो ग्रो करेगी, उसका डेवलपमेंट ज़्यादा होगा बाकी कंट्रीज के मुकाबले। अब कैटेगरी आती है लो की, जिनका लेवल क्या है, लो है ह्यूमन डेवलपमेंट पे। तो बेसिकली ऐसी कंट्रीज में क्या होता है, पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस चल रहा होता है, गवर्नमेंट कभी टिक ही नहीं पाती, स्टेबल ही नहीं है। 2 साल गवर्नमेंट चलती है, फिर गिर जाती है, ठीक है, तख्ता पलट हो जाता है, दूसरी गवर्नमेंट आ जाती है, सैनिक शासन आ जाता है, मिलिट्री रूल आ जाता है। तो कहने का मतलब है पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस है, गवर्नमेंट स्थिर नहीं है, स्टेबल नहीं है। वहां पर सिविल वॉर चलते रहता है, गृह युद्ध चलता रहता है, फेमाइन चल रहा है भाई, डिसीज है वहां पर, इस तरह तरह की। तो यहाँ पर बेसिकली जहाँ पर ऐसी प्रॉब्लम्स चल रही है, तो वहाँ वहाँ का डेवलपमेंट कैसा है, लो कैटेगरी का, लो लेवल का है। समझ आ गया। तो इस बेसिस पर आप देख सकते हो कि जिन कंट्री का हाई है, मीडियम है, लो है, वहाँ पर ऐसा क्या है, वहाँ पर ऐसा है। समझ रहे हो, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर क्या आपको एक चीज ध्यान रखनी है, ठीक है, ये आपको टेबल दे रखी है कि जो कंट्रीज है ना, कंट्रीज जो है उनकी रैंकिंग दे रखी है 10 तक, आपके एनसीईआरटी में ही है। आपको बताना जो मैंने क्वेश्चन पूछा है, बाकी टॉप 1 पे जो रैंक है वो स्विट्जरलैंड की है, पहले नॉर्वे की हुआ करती थी। नॉर्वे हो गया, आइसलैंड हो गया, हांगकांग जो कि चाइना में है, ठीक है, 5th पे ऑस्ट्रेलिया की रैंक है, डेनमार्क 6th पर है, 7th पे स्वीडन है, 8th पर आयरलैंड है, और 9th पे जर्मनी है, और 10th पर नीदरलैंड है। तो 10
कंट्रीज है जिनकी रैंक टॉप 10 में है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। समझ आ गया, ध्यान तुम्हें रखना है, ठीक है। और यहाँ पर तुम्हारा जो चैप्टर है वो फिनिश होता है। तो आई होप तुमको समझ आया होगा। कुछ डाउट रह गया ना भाई, कमेंट करो या वीडियो को फिर से देखो उस टॉपिक पे, तुम्हें जरूर समझ आएगा। मैं एक एक टॉपिक को बहुत बिल्कुल इत्मीनान से समझाता हूँ। वीडियो भले ही थोड़ी लंबी हो जाए, एक टॉपिक भले ही मैं लंबा खींच रहा होता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि तुम्हें हर चीज़ समझा पाऊँ। समझ आ गया। बाकी चैप्टर फिनिश हो चुका है, थोड़े खुश हो जाओ, तुम्हें मज़ा आ रहा होगा अब, क्योंकि सिलेबस के तुम बहुत करीब हो, है ना, सिलेबस खत्म करते जा रहे हो, तो अपने आप को ऐसे शाबाशी दो। तो भाई चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।